स्वागत है दोस्तों आप सभी का पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डिकी सर और हम कर रहे थे कलाम की 33 श्रेणी परीक्षा की जो टेस्ट चल रही है उसका जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम का एनालिसिस कर रहे थे, वो भी किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। देखिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हम क्या कर रहे थे, कलाम रीट मेंस टेस्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम, कलाम रीट मेंस टेस्ट की बात करते हैं हम। टेस्ट कौन सा दोस्त आपका, टेस्ट माइनर टेस्ट 12 की बात करते हैं, जो आपका अंतिम टेस्ट है। माइनर टेस्ट 12 जो कौन सा टेस्ट है, आपका अंतिम टेस्ट है। इस माइनर टेस्ट 12 की हम सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो इस सिलेबस का क्या कर रहे थे दोस्तों, इस सिलेबस का हम एनालिसिस कर रहे थे। क्या कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, यानी कि विश्लेषण कर रहे थे। और वो विश्लेषण किसके माध्यम से कर रहे थे, वह जो हम विश्लेषण कर रहे थे उसका आधार क्या बना था हमने, तो हमारा आधार था एमसीक्यू। यानी हम क्या कर रहे थे, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे थे। और ये एमसीक्यू है, इनका आधार क्या था, यानी कि जो एमसीक्यू हमने लिए वो कहाँ से लिए दोस्तों। तो एक तो हमने लिए आपके जो विगत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। ज़्यादातर जो पर्सन लिए हमने, ज़्यादातर पर्सन लिए वो कौन से लिए हमने, फर्स्ट ग्रेड, क्योंकि आपके अंतिम समय में 2022 में ये टॉपिक जोड़ा गया था, पहले आपके टॉपिक नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, एक तो विगत वर्षों के प्रश्न लिए हमने। दूसरी जो हमारी जो लाइब्रेरी बैच की सीट थी, लाइब्रेरी बैच सीट थी, यानी एमसीक्यू की जो सीट थी वहाँ की क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाए जा रहे। तीसरा आपका आधार है अपना जो रीट 2022 हुई थी आपकी, रीट 2022 हुई थी ना, इस 2022 के अंदर जो पेपर आया था आपका, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके एमसीक्यू यहाँ पर लिए गए। तो ये तो अपना आधार है, यानी आपको सबसे पहले पता होना चाहिए जो क्वेश्चन करवा रहे हैं वो कौन से, किस प्रकार के क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यदि विगत परीक्षा क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, तो ये तो आपका आधार था अपना। अब बात करते हैं दोस्तों सिलेबस की। तो सिलेबस के अंदर आपके माइनर टेस्ट 12 के अंदर आपको एक टॉप स्क्रीन पे ये बुकलेट दिख रही होगी, तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा सूचना प्रौद्योगिकी आईसीटी। यहाँ से माइनर टेस्ट 12 में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। इन्हीं 25 क्वेश्चनों को लेकर हमने एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट की। तो सबसे पहले विशेष सूची की बात करते हैं कि इस 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे माइनर टेस्ट 12 में, उनके कौन से टॉपिक इस बुकलेट के पूछे जाएंगे। देखिए बात करते हैं, ये आपकी इस आईसीटी की विशेष सूची की बात कर रहे हैं हम कर रहे हैं। आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है आईसीटी की, अब तक हमने 5 से 6 क्लासें हो चुकी है आईसीटी की। जिन दोस्तों ने देखी है एमसीक्यू की तो आप देख सकते हो वहाँ पर सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए गए हैं। अपना आकलन कर सकते हैं, जिन दोस्तों ने बुकलेट पढ़ ली है तो एमसीक्यू के माध्यम से अपना आकलन कर सकते हैं। और पीडीएफ, इस बुकलेट की पीडीएफ बात करते हैं, सबसे पहला सवाल और ये होता है आपका कि पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। तो इसकी पीडीएफ बुकलेट की बात कर रहा हूँ मैं, बुकलेट की पीडीएफ जो अपने टेलीग्राम में दोस्त, पेपर एनालिसिस पॉइंट नाम है टेलीग्राम का, पेपर एनालिसिस पॉइंट। यहाँ पर यह कलाम की जो बुकलेट है ना, ये वाली जो स्क्रीन पर दिख रही है आपको विशेष सूची वाली, तो ये आपको यहाँ पर डाल दी गई है। प्रिंट निकलवा सकते हो आप, बिल्कुल साफ क्लीन पीडीएफ डाली हुई है, आप देख सकते हो वहाँ पर जाके। क्योंकि माइनर टेस्ट 10 हुआ था ना आपका, 9 माइनर टेस्ट 9 हुआ था ना, उस तब आपको ये बुकलेट मिली थी, तभी आपकी बुकलेट पर अपने टेलीग्राम पर डाल दी गई थी। ठीक है, उसके बाद आपकी माइनर टेस्ट 10 हो गया, 11 हो गया और आपका अंतिम टेस्ट है। देखो बात करते हैं, पहला टॉपिक दे रखा है इसमें सूचना प्रौद्योगिकी आधार, सबसे इजी टॉपिक है क्योंकि यहाँ से आपकी सीधी फुल फॉर्म पूछ जाएगी। जैसे आईसीटी है तो लास्ट टाइम आपकी 2022 में फुल फॉर्म पूछी गई थी, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, लास्ट टाइम सबसे एजुकेशन है। और ये आपके माइनर टेस्ट 10 में आया था। तो बात करते हैं माइनर टेस्ट 10, नीचे देखो पार्ट भी बांट रखे हैं। टेस्ट संबंधित विषय वस्तु जो आपकी पार्ट नंबर 1 की बात करें तो पेज नंबर 1 से लेकर 21 तक आए थे, यानी 21 तक बात करें तो इस वाले में आए थे आपके। तो सूचना प्रौद्योगिकी टूल्स है ना, आईटी टूल्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा आपका आईसीटी के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है आपका। और यहाँ पर देखो माइनर टेस्ट 10 के अंदर पूछे गए थे पेज नंबर 21, यानी हार्डवेयर, हार्डवेयर और आपकी जो आउटपुट इनपुट युक्तियाँ हैं, इनपुट युक्तियाँ जैसे कीबोर्ड वगैरह है ना, वहाँ तक के क्वेश्चन पूछे गए थे कौन से टेस्ट में, माइनर टेस्ट 10 के अंदर, जो हमने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया और बहुत ही शानदार तरीके से टॉपिक वाइज एक एक चीज़ करवाई हमने। हार्डवेयर को बहुत ही अच्छी शानदार तरीके से बताया। हार्डवेयर को हमने 4 भागों में बांटा था, आपका सभी को पता है। ठीक है, सीपीयू था, इनपुट था, आउटपुट था, और फिर आपके अंतिम टॉपिक कौन सा था, ऑपरेटिंग सिस्टम था। ठीक है, इनपुट युक्तियाँ हमने पढ़ी। इनपुट युक्तियों के बाद हम देखो बात करते हैं दूसरे टेस्ट की। माइनर टेस्ट 11 के अंदर पार्ट नंबर 2 था आपका, 22 से 40 पेज आए थे। और इसके अंदर देखो बात करते हैं सबसे पहले तो हार्डवेयर से था आपका, हार्डवेयर का टॉपिक था आपका, कुछ शेष रह गया था इनपुट के अंदर। फिर हमने देखो सॉफ्टवेयर के बारे में जाना, बहुत ही शानदार तरीके से सॉफ्टवेयर के प्रकार वगैरह सब हमने जाने हैं। फिर इसके अलावा इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक था आपका। ऑपरेटिंग सिस्टम के हमने बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन किए, पूरे जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे, विगत परीक्षाओं की विशेषताओं के क्वेश्चन, यहाँ से सीधे क्वेश्चन वाले, फैक्ट क्वेश्चन आने वाले और आपके बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन सारे हमने किए। इसके अलावा अंतिम टॉपिक था आपका जो माइनर टेस्ट 11 में पूछा गया था आपका, वो था आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हमने देखा था काफ़ी, MS वर्ड, MS ऑफिस, MS
ऑफिस लिख देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। MS वर्ड वाला हो गया, MS आपका विंडोज़ वगैरह, MS आपकी एक्सेल हो गया आपका। तो ये सारे जितने भी थे आपके प्रेजेंटेशन वगैरह, जितने भी काम आते थे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, वो सारे क्वेश्चन हमने क्लास के अंदर आपको आराम से करवाए। ये सारे टॉपिक कौन से टेस्ट में थे आपके? माइनर टेस्ट 11 के अंदर। कौन से टेस्ट में थे आपके? माइनर टेस्ट 11 के अंदर। और अब हम कह रहे हैं माइनर टेस्ट 12। तो माइनर टेस्ट 12 के अंदर इस बुकलेट के सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं आपके, टॉपिक नंबर 3 और टॉपिक नंबर 4। तो सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और आपकी सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव क्या है, ये दोनों के दोनों टॉपिक कौन से टेस्ट में पूछे जाएंगे आपके? अंतिम टेस्ट, यानी अंतिम टॉपिक भी है और अंतिम टेस्ट में पूछे जाएंगे माइनर टेस्ट 12 के अंदर। यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज का टॉपिक कौन सा है आपका। हमारा देखो आज का टॉपिक है दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे लास्ट टाइम पूछा गया था आपका डोमेन क्या होता है, ठीक है। जैसे लेवल 1 के अंदर पूछा गया था कि यूजर नेम कौन सा होता है। लेवल 2 के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि डोमेन और यूजर नेम को अलग कौन करता है, ये आपकी ईमेल से संबंधित था। इस शासन के क्वेश्चन पूछे गए थे लेवल 2 के अंदर, ठीक है। ये कॉमर्स का क्वेश्चन पूछा गया था लेवल 2 के अंदर। तो सूचना प्रौद्योगिकी के आपके 2 से 3 क्वेश्चन लास्ट टाइम 2022 में पूछे गए थे। ये तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट टाइम अपने क्वेश्चन कौन से पूछे गए थे। जब भी कोई टॉपिक को शुरुआत करते हैं तो लास्ट टाइम हमें क्वेश्चन पूछे गए थे पेपर में, वो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले उन्हीं की रीडिंग आपको माननी चाहिए। तो सूचना प्रौद्योगिकी, इसके अलावा देखो यहाँ पर हम फर्स्ट कैटेगरी क्वेश्चन देखेंगे और लाइब्रेरी बेस के जितने क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस के लिए दिए गए थे वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास में कम से कम आपके 48 से 50 क्वेश्चन हम करने वाले हैं आपके। और अब तक आप, आज गुरुवार है आपका, तो गुरुवार है तो आपने अब तक आपको ये टॉपिक पूरा पढ़ भी लिया होगा, आपने अपना आकलन भी कर लिया होगा। तो आप साथ साथ आंसर देना और अपना आकलन देना आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हमसे जुड़ सकें। तो देखिए आपका आज का पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट ग्रेड अभी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन आपका। ईमेल सर्वर का मुख्य कार्य क्या है? ईमेल सर्वर है उसका मुख्य कार्य क्या है ये आपको बताना है। इंटरनेट ब्राउजिंग को तेज करना है, ईमेल सर्वर का कार्य है। ईमेल संदेशों का संग्रह करना, प्रेषण करना और प्राप्ति करना क्या ईमेल सर्वर का मुख्य कार्य है। फाइलों को कंप्रेस करना क्या इसका मुख्य कार्य है। कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाना क्या ईमेल सर्वर का कार्य है। बताओ भाई क्या कार्य है। आप पढ़ चुके हो, कमेंट के अंदर इसका आंसर दीजिए फटाफट ताकि हम आगे जल्दी से जल्दी पढ़ सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, ईमेल संदेशों का संग्रह, प्रेषण और प्राप्ति करना ही ईमेल सर्वर का मुख्य कार्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं हम, लास्ट टाइम हमारी रीट में क्या पूछा गया था, एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। यूजर नेम और डोमेन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल की बात करें तो एक ईमेल ले लेते हैं XYZ123, ठीक है। अलग पेन से ले लेता हूँ मैं @ डोमेन अलग पेन से ले लेता हूँ मैं gmail.com। तो यहाँ से L1 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। L1 के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि ये पूछा गया था यूजर नेम कौन सा है। तो ये वाला पार्ट है, ये क्या आपका यूजर नेम है, ये क्या आपका यूजर नेम, ठीक है। स्पेस भाग नहीं होता है इसके अंदर, इसके अंदर क्या नहीं होता आपका स्पेस भाग नहीं होता है, सीधा पूरा नाम लिखा जाता है। जैसे आपकी ईमेल आईडी आपने देखी होगी, आपका पूरा नाम होता है फिर @ होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो gmail.com लिख रखा है इधर, तो gmail.com को क्या बोलते हैं आपके डोमेन नेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? डोमेन नेम बोलते हैं, डोमेन नेम। तो डोमेन कौन सा होता है आपका gmail.com होता है, वो डोमेन होता है, ठीक है। फिर @ क्या आपका क्या आपका जो डोमेन यूजर नेम और आपके डोमेन नेम को क्या करता है अलग करता है, ठीक है। यानी कि बात करें आपकी यूजर नेम एंड डोमेन को विभाजित करने वाला चिन्ह, विभाजित करने वाला चिन्ह कौन सा दोस्त? @ है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ से सीधा क्वेश्चन की यूजर नेम कौन सा होता है आपका, डोमेन नेम कौन सा होता है, विभाजित यानी अंतर करने वाला कौन सा चिन्ह का उपयोग किया जाता है, तो @ चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका शब्दावली से पूछा गया था। किससे पूछा गया था आपका? शब्दावली से पूछा गया था। तो यहाँ पर याद होनी चाहिए आपकी शब्दावली। तो दो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके 12 पूछ जाती है। जैसे आपका इनबॉक्स आता है, आपका इनबॉक्स, तो ईमेल के अंदर इनबॉक्स का क्या उपयोग है? सीधा क्वेश्चन पूछे इनबॉक्स का उपयोग क्या है, तो प्राप्त किए गए ईमेल है वो किस में आते हैं आपके? प्राप्त किए गए ईमेल है वो किस में आते हैं आपके? इनबॉक्स में आते हैं। वैसे यदि हम दूसरे शब्द की बात करें जैसे ड्राफ्ट किस में काम आता है आपका दोस्तों?
ड्राफ्ट आता है आपका सेव फाइल, यानी जो आपकी ईमेल को जो बाद में भेजा जाएगा, बाद में भेजा जाने वाला ईमेल आपका, बाद में भेजा जाने वाला ईमेल है, सॉरी, बाद में भेजे जाने वाला जो आपका ईमेल है या जीमेल बोलते हैं वैसे तो, बाद में भेजे जाने वाला को सेव करना, यानी सेव किस में होता है आपका, ड्राफ्ट के अंदर होता है, ये आप सब जानते हो। ठीक है, सेंट आप सभी जानते हो आप, जो आपकी जो ईमेल भेजी जा चुकी है। ठीक है, ट्रांस के अंदर कौन सी आती है आपकी, ट्रांस के अंदर भाई ट्रांस है, इसके अंदर क्या आती है आपकी, डिलीट फाइल, डिलीट ईमेल आती है। तो ये भी आपका यहाँ से शब्दावली से क्वेश्चन आया था आपका लेवल 2 के अंदर, शायद SST का आया होगा। ठीक है, लेवल 2 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, तो इन चीज़ों को याद होना चाहिए आपका। या इसके अलावा आपका एक स्पैम फाइल पूछी गई थी, स्पैम फाइल जो होती है आपकी, ये क्या होती है आपकी, जंक फाइल होती है आपकी, अवांछित ईमेल, अवांछित ईमेल। तो यही आपका लेवल 2 के अंदर पूछा गया था, ये आपका L2 2022 का ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, शब्दावली से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा कार्बन कॉपी CC होता है आपका, और ब्लाइंड कार्बन कॉपी आपकी BCC होता है। तो दोनों का मुख्य अंतर भी क्या होता है, देखो ब्लाइंड जो, देखो एक तो आता है आपका देखो CC, ये तो क्या होता है आपका कार्बन कॉपी, इसके अंदर तो जो भेज रहा है ना उसका एड्रेस दिखाई देता है, जो भेज रहा है ना वो तो एड्रेस प्राप्त करता है वो दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन आपका BCC है ना आपका, जो ब्लाइंड आ जाता है आपका, देखो ब्लाइंड शब्द, कार्बन कॉपी, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो आपका एड्रेस भेजा जाता है वो आपका एड्रेस छिपा होता हो, जो आपका प्राप्त करता वाला है ना आपका समान रूप से दिखाई देता है, लेकिन इसमें एड्रेस छिपे होते हैं, यानी एड्रेस दिखाई नहीं देता BCC के अंदर, आपने देखा हुआ ईमेल के उपयोग के अंदर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन शब्दावली से पूछा गया था, एक आपका यहाँ से पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट ग्रेड का है, अभी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था आपका, देखिए, ईमेल के माध्यम से प्राप्त संदेश को अन्य प्राप्तकर्ताओं को समान रूप से भेजने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। देखो यहाँ पर एक चीज़ ना, ईमेल के माध्यम से प्राप्त संदेश को अन्य प्राप्तकर्ता, यानी जो हमारे पास जो संदेश आया उसको दूसरे के पास भेजना है, लेकिन भेजना कैसे आपके समान रूप से, भाई जैसा आया वैसा का वैसा भेजा। जैसे आपको कोई हैप्पी बर्थडे का विश करता है, ठीक है, और वैसा का वैसा आप वापस करते हो। व्हाट्सएप पर एग्जांपल ले लीजिए, यदि आप अन्य ईमेल को नहीं समझे तो उसके लिए क्या करता है, आपके जो मैसेज आपने जो आपको कोई फोटो भेजी, दीपावली आपको विश की मान लीजिए, इस तरह से एग्जाम्पल की बात करें, तो आप उसी मैसेज को दूसरे के पास भेजते हो तो ऊपर क्या लिखा हुआ था, फॉरवर्ड लिखा होता है। क्या लिखा होता है आपका, फॉरवर्ड लिखा होता है। तो समान रूप से भेजने वाले मैसेज की प्रक्रिया क्या कहते हैं आपके, फॉरवर्ड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अटैचमेंट की बात करें, अटैचमेंट क्या होता है, जिससे जो संदेश हम भेज रहे हैं ना, अटैचमेंट की बात करें, संदेश भेज रहे हैं उसके साथ यदि हम कोई मान लीजिए साधारण भाषा में समझे, कोई फोटो भेजे या कोई फाइल को अटैच करें, साथ फाइल को क्या करें, अटैच करें, या अटैचमेंट कर सकते हैं, साथ साथ डबल टी आया आपका, अटैचमेंट। ठीक है, और इस फाइल को जो भेज सकते हैं ना, तो इस अटैचमेंट की जो साइज है ना दोस्तों, कितनी है भाई, जो फाइल भेज जाती है उसकी साइज कितनी है, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। फाइल की जो साइज है वो कितनी होती है आपकी, 25 MB होती है। कितनी होती है दोस्त, 25 MB होती है। रिप्लाई तो आप सभी जानते हैं, जो मैसेज आता है उसका रिप्लाई हम करते हैं, यानी सेम टू सेम नहीं करते। जैसे आपको दीपावली को विश किया कि हैप्पी दीपावली, तो आप क्या करते हो, सेम टू यू लिख देते हो। ठीक है, तो आपका वो रिप्लाई होता है। ड्राफ्ट, तो ड्राफ्ट में हमने देखा जो फाइल आपकी होती है, जो बाद में भेजने वाली फाइल है ना आपकी, जैसे अभी हमने शब्दावली के अंदर देखा पीछे, जो बाद में भेजने के लिए सेव, भेजने वाली फाइल जो आपकी सेव रखती है, सेव रहती है, किसके अंदर रहती है दोस्त, ड्राफ्ट के अंदर सेव होती है। यानी आपने पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर लिया, पूरा ईमेल तैयार कर लिया, फिर आपने उसको छोड़ दिया कि बाद में भेजेंगे इसको, कल इसका पूरा काम करके भेजेंगे, तो वो ड्राफ्ट किस में सेव होती है आपकी, ड्राफ्ट में सेव होती है। तो ये तो आप नॉर्मल शब्द है, आप सभी जानते होंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, ये देखिए, ई शासन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ई शासन की बात करते हैं। ई शासन का मुख्य उद्देश्य क्या है, केवल सरकारी वेबसाइट बनाना, सरकारी सेवाओं और प्रशासनिक कार्यों में सुधार लाना, करों की दर बढ़ाना, केवल सरकारी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना। तो इस शासन का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताओ क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सरकारी सेवाओं और प्रशासनिक कार्यों में सुधार लाना ही किसका मुख्य उद्देश्य है, आपका इस शासन का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ तो आप समझ गए कि मुख्य उद्देश्य तो क्या है। अब देखो, इस शासन के उपनाम भी आपकी पूछा जा सकता है, इस शासन का उपनाम क्या है आपका।
तो उपनाम की बात करें दोस्तों, तो पहला उपनाम जैसे इसको क्या बोलते हैं आपकी, ई सरकार भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है आपकी, ई सरकार, यानी ई गवर्नमेंट भी बोला जाता है, ई सरकार भी आ सकता है आपकी। ठीक है, डिजिटल सरकार भी बोला जाता है इसके उपनाम को, ई शासन को डिजिटल सरकार, डिजिटल सरकार भी आ सकता है आपकी। अन्य उपनाम की बात करें, ऑनलाइन सरकार भी आ सकता है आपका, ऑनलाइन गवर्नमेंट भी आ सकता है आपका, सरकार भी आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपका देखो संबंध सरकार भी आ सकता है। क्या आ सकता है, संबंध सरकार, संबद्ध सरकार। तो ये सारे के सारे किसके नाम उपनाम है आपके, सारे के सारे आपके ए शासन के नाम है, सीधा पूछा जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है, सरकारी सेवाओं और प्रशासनिक कार्यों में सुधार लाना। अब देखो आपको याद होना चाहिए कि भारत में ये गवर्नेंस है, इसका प्रारंभ किस रूप से होता है, भारत में, भारत की बात कर लें, भारत में इस शासन की बात करें, इस शासन की शुरुआत या इस शासन का प्रारंभ कैसे होता है आपका। तो यहाँ पे याद करना दोस्तों, सबसे पहले 1970 की बात करते हैं हम। 1970 में किसकी स्थापना हुई थी आपकी, इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी आपकी दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना, इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना। सीधा क्वेश्चन पूछे कि इस शासन प्रारंभ में किस विभाग की स्थापना की गई थी, तो इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना की गई थी। कब हुई थी, 1970 के अंदर। फिर देखो तो 1971 के अंदर क्या हुआ दोस्तों, 1971 के अंदर इसमें अपडेट किया गया और इसका नाम रखा गया राष्ट्रीय सूचना केंद्र की स्थापना। क्या रखा गया, राष्ट्रीय सूचना केंद्र की स्थापना की गई 1971 के अंदर। फिर 1987 की बात करते हैं दोस्तों, 1987 में क्या होगा, राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क की स्थापना की गई, राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क की स्थापना की गई, कंप्यूटर नेटवर्क की स्थापना यानी कि बात करें NIC नेट। तो सीधा पूछ ले कि भारत के अंदर राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1987 के अंदर। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, मैं करवा ले रहा हूँ इसे एजुकेशन, वो आप ऐसे कर लोगे। राष्ट्रीय सूचना केंद्र की स्थापना कब की गई आपकी, 1971 के अंदर की गई, ये भी याद करना दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना कब हुई थी आपकी, 1970 के अंदर। यानी इस शासन को प्रारंभ करने का जो प्रारंभिक स्टेचर यानी संरचना थी आपकी, वो क्या थी आपकी, 1970 में इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना हुई, 1971 में राष्ट्रीय सूचना केंद्र की स्थापना हुई, 1987 के अंदर आपकी बात करें राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क की स्थापना की गई। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, भाई इसका मुख्य उद्देश्य क्या था आपको पूछिए, तो इसका उद्देश्य क्या था भाई, जो ई शासन है इसका उद्देश्य क्या था आपका। तो जो योजनाएं है ना, योजनाओं की बात करें, जो योजनाएं होगी अपनी, जो गवर्नमेंट की योजना जैसे हम पढ़ते हैं अपनी योजनाएं होगी, ठीक है, या कोई नीतियां होगी गवर्नमेंट की, क्या होगी दोस्तों, जो नीतियां हैं इनको लोगों तक स्मार्ट तरीके से पहुंचाना, स्मार्ट तरीके से पहुंचाना ई गवर्नेंस का मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, सीधा पूछ ले कि इस शासन का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका, तो योजनाएं जो नीतियां सरकार की है उनको लोगों तक स्मार्ट तरीके से पहुंचाना। अब जो स्मार्ट शब्द का आपको पता होना चाहिए, किसका पता होना चाहिए आपको, स्मार्ट शब्द का। भाई स्मार्ट का मतलब क्या निकाला गवर्नमेंट ने, देखो एस फोर क्या निकल होता है आपका, सिंपल यानी सरल, सिंपल यानी कि बात करें हम सरल, सरल तरीके से। ठीक है, एम फोर मतलब एम का अर्थ क्या निकाला गवर्नमेंट ने, मॉरल यानी नैतिक, मॉरल यानी नैतिक। ठीक है, नैतिक तरीके से, सरल तरीके से, नैतिक तरीके से। ठीक है, फिर आपका आता है ए फॉर गवर्नमेंट ने क्या निकाला आपका, अकाउंटेबल यानी जवाबदेही, अकाउंटेबल, स्पेलिंग देख लेना दोस्तों, अकाउंटेबल यानी कि बात करें आपकी जवाबदेही, कौन सी होगी आपकी, जवाबदेही। फिर बात करें आपके आर, क्या दे रखा है आपका, आर शब्द दे रखा है। आर का मतलब क्या निकाला इन्होंने, रिस्पॉन्सिव यानी उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिव यानी उत्तरदायी, पॉन्सिव यानी कि बात करें क्या शब्द आ जाएगा आपका, उत्तरदायी, उत्तरदायी। फिर बात करें आपके टी का अर्थ क्या निकाला गवर्नमेंट ने, टी फोर क्या निकाला दोस्तों आपका, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट,
यानी कि बात करें आपकी पारदर्शी। तो यहाँ पर इसी तरीका याद होना चाहिए कि ई शासन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो योजना या नीतियों को लोगों तक स्मार्ट तरीके से पहुंचाना, और स्मार्ट तरीकों की तरह भागों बांटा गया आपने देखा, सिंपल तरीके से, नैतिक तरीके से, जवाबदेही अकाउंटेबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, उत्तरदायी होनी चाहिए, ट्रांसफर पारदर्शी होनी चाहिए योजनाएं। ठीक है, स्मार्ट तरीके से। स्मार्ट का अर्थ आपने देख लिया होगा। यहाँ से पूछा जा सकता है कि स्मार्ट शब्द के अंदर आर का अर्थ क्या आपका, तो सीधा आएगा उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिव। ठीक है, इसी प्रकार पूछ ले एम का अर्थ क्या आपका, तो मोरल यानी नैतिक। तो ये पांचों शब्द आपको याद होने चाहिए। तो ये था आपका पूरा ई शासन जो हमने अच्छे से समझा। इस शासन के प्रमुख स्तंभ की बात करें तो 4 आपके प्रमुख स्तंभ है। ठीक है, इस शासन की बात करें मॉडल कितने हैं, तो 4 प्रमुख मॉडल है। इस शासन की बात करें माध्यम कितने हैं, तो आपके 4 माध्यम है। सारों को 4 में बांटा गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या था आपका। अच्छे से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, ये लीजिए आपका, निम्न में से कौन सा ए गवर्नेंस का प्रमुख स्तंभ नहीं है। सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए जो ई गवर्नेंस है या ई शासन है, इसके प्रमुख स्तंभ की बात करें कुल कितने आपके, तो कुल कितने आपके 4। कितने दोस्त, 4 होनी चाहिए। अब कौन कौन से 4 हो याद होनी चाहिए। देखो पीपल लोग है, प्रोसेस प्रक्रिया भी आपकी, प्रौद्योगिकी एंड टेक्नोलॉजी भी आपकी, बजट प्रबंधन इसकी प्रमुख स्तंभ नहीं है। बजट प्रबंधन इसका प्रमुख स्तंभ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चौथा कौन सा है दोस्त, चौथा कौन सा आपका, संसाधन, रिसोर्स, संसाधन है, यानी कि बात करें आपकी रिसोर्स, रिसोर्स। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। सीधा क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से ई गवर्नेंस का प्रमुख स्तंभ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्या क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा ई गवर्नेंस के कार्यान्वयन मॉडल में शामिल नहीं है, यानी कार्यान्वयन मॉडल। आप देखो मॉडल कितने निर्धारित किए गए क्रियान्वयन के लिए, 4 निर्धारित किए गए। कितने निर्धारित किए गए आपके, 4। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको चारों मॉडल आपको याद होने चाहिए। अब 4 मॉडल कौन कौन से हैं, देखो पहला देखा आपका स्वान, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, बिल्कुल स्वान आपका इसका मॉडल है। एसडीसी यानी स्टेट डाटा सेंटर, तो स्टेट डाटा सेंटर भी प्रमुख इसका मॉडल है क्रियान्वयन के लिए, बिल्कुल राइट। एनएसडीजी यानी नेशनल सर्विस डिलीवरी गेटवे, तो ये भी आपका इसका क्या है आपका मॉडल है, बिल्कुल राइट। लेकिन देखो आईटीआई यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ चौथा कौन सा है, फिर चौथा आपका सीएससी। भाई चौथा कौन सा आपका, चौथा आपका सीएससी, यानी कि बात करें आपका कॉमन सर्विस सेंटर। भाई मॉडल, चौथा मॉडल कौन सा आपका, सीएससी। फुल फॉर्म की बात करें तो कॉमन सर्विस सेंटर, इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो साथ साथ फुल फॉर्म याद कर लेना दोस्तों। तो कॉमन सर्विस, कॉमन सर्विस सेंटर, तो इनकी फुल फॉर्म भी आपकी पूछी जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका क्रियान्वयन का मॉडल नहीं है दोस्तों। वही बात करें इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, देखिए ई गवर्नमेंट्स यानी बात करें ई सरकार की बात करें, ई शासन की बात करें, तो ई शासन के माध्यम से मुख्यतः कितने प्रकार के संपर्क स्थापित किए जा सकते हैं, कितने प्रकार के संपर्क स्थापित किए जा सकते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन भी आपका रीट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ से। ठीक है, ये क्वेश्चन है लेकिन यहाँ से ये पूछा गया कि बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू बिजनेस, ठीक, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन आपका पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड में पूछा जाता है, लेकिन रेट के अंदर आपका 2022 में पूछा गया था। मेन लक्ष्य रेट है ना अपना। तो कितने प्रकार से संपर्क स्थापित किए जा सकते हैं, 2 से, 3 से, 4 से या 5 से। बताओ भाई राइट आंसर क्या जगह आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त आपका ऑप्शन नंबर 3। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपके 4 हो जाएंगे। मैं कितने संपर्क स्थापित किए जा सकते हैं, 4। तो यहाँ पर याद करने वाली बात क्या है, देखो ई गवर्नेंस है, तो ई गवर्नेंस के स्तंभ कितने हैं, 4, मॉडल कितने हैं, 4, और संपर्क स्थापित करने के तरीके भी कितने हैं, 4। तो आसानी से याद कर सकते हो, 4 4 4 4 4 है। ठीक है, तो हमने देखा प्रमुख स्तंभ ने 4 कौन कौन से देखे, लोग देखिए, प्रक्रिया देखी, प्रौद्योगिकी और संसाधन देखिए। मॉडल हमने देखे, स्वान देखा, एसडीसी देखा, एनएसडीजी देखा, हमने सीएससी देखा, 4 हमने मॉडल देख लिए। अब 4 संपर्क स्थापित कैसे कर सकते हैं, तो पहला आपका है कौन सा है आपका, यहाँ पर याद कर लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो पहला आपका गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपकी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, पहली फॉर्म। ठीक है, दूसरा कौन सा आपका, दूसरा संपर्क किस प्रकार स्थापित कर सकते हैं, बस सीधा गवर्नमेंट से स्थापित कर सकते हैं। दूसरा कर सकते हैं हम गवर्नमेंट टू बिजनेस, दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका, गवर्नमेंट टू
बिजनेस, गवर्नमेंट टू बिजनेस। तीसरा संपर्क कौन सा स्थापित कर सकते हैं? तीसरे संपर्क की बात करें तो गवर्नमेंट टू सिटीजन, सी आ जाएगा, गवर्नमेंट टू सिटीजन। तीसरा हो गया आपका। चौथा कौन सा स्तंभ आपका? चौथे की बात करें आपकी तो चौथा कौन सा हो जाएगा आपका दोस्त? चौथा हो जाएगा गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, मेन टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय स्पेलिंग देख लेना भाई, ठीक है, मैं सही लिख रहा हूँ ना। तो ये आपके चार संपर्क स्थापित किए जा सकते हैं चार प्रकार से, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। तो याद करना दोस्तों, सीधा पूछ ले कि ई गवर्नमेंट के माध्यम से मुख्यतः कितने प्रकार के संपर्क स्थापित किए जा सकते हैं। इनमें से ये आपका एक रीट 2022 में पूछा गया था, आपका 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, नहीं देखे तो देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आधार मानना दोस्तों। 2022 के सारे पेपर आपको निकालने अपने टेलीग्राम के ऊपर, आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये देखो आपके सीट के क्वेश्चन है, ठीक है, लाइब्रेरी में सीट के क्वेश्चन है, तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे जो सीधे पूछेंगे। तो ई नागरिक यानी ई सिटीजन सेवा के अंतर्गत नागरिकों को कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती है? कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती है ई नागरिक के द्वारा? बताओ, सेवा के द्वारा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और पासपोर्ट, केवल शिक्षा की सुविधा, केवल स्वास्थ्य सेवा, केवल वाहन पंजीकरण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और राशन कार्ड और पासपोर्ट की सेवा है आपका। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि एक नागरिक है, ई सिटीजन सेवा के अंतर्गत नागरिकों को कौन कौन सी सुविधा प्रदान की जाती है? जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की सुविधा प्रदान की जाती है, राशन कार्ड की और पासपोर्ट की सुविधा प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या आपका? देखो, ई परिवहन यानी ई ट्रांसपोर्ट सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई इस सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? नागरिकों को शिक्षा प्रदान करना। तो नागरिकों को शिक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना भी एक ट्रांसपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। बिल भुगतान की सुविधा का कोई मतलब नहीं है। वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस, कर व शुल्क जमा करवाने के लिए सुविधा देना किसका काम आपका? ई परिवहन ई ट्रांसपोर्ट का काम है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि उद्देश्य पूछ लिया जाता है, जैसे हमने पीछे किया आपका, ठीक है, ई नागरिका देखा हमने, ई परिवहन का उद्देश्य देखा हुआ। दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखो, ई औषधि यानी ई मेडिसिन सेवा किसके माध्यम से नागरिकों को स्वास्थ्य प्रदान की जाती है, यानी स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाती है? किसके माध्यम से? स्थानीय बाजारों के माध्यम से। स्थानीय बाजारों के माध्यम से स्थानीय जो स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान नहीं की जाती है दोस्तों। स्कूल और कॉलेज के माध्यम से भी स्वास्थ्य सेवा प्रदान नहीं की जाती है। ऑनलाइन फार्मेसियों यानी ऑनलाइन की फार्मेसियों के माध्यम, वर्तमान में चल रहा है आपका ऑनलाइन फार्मेसी, यानी ऑनलाइन ही आपका डॉक्टर देखता है, ऑनलाइन ही आपकी पर्ची वगैरह काटता है। वर्तमान बहुत से सिस्टम हो चुके हैं, आपने देखा होगा। तो ये भी आपका गलत हो जाए, क्योंकि केवल दे रखा है यहाँ पर, केवल ऑनलाइन दे रखा है ना, तो केवल ऑनलाइन ही नहीं है दोस्तों, देश के विभिन्न चिकित्सालयों के नेटवर्क के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी देश में जितने भी आपके बड़े बड़े हॉस्पिटल वगैरह हैं, उनको एक नेटवर्क के जरिए जोड़ा गया है, और उस किसके माध्यम से जोड़ा गया है, उसका नाम भी आपका ई औषधि, ठीक है, आप सर्च कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ई शिक्षा यानी अपना फील्ड आ गया अपना। ई शिक्षा यानी ई एजुकेशन सेवा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? बताओ भाई, शिक्षा के लिए आपको कमेंट के अंदर राइट आंसर बताना है इसका। केवल कक्षाओं को पढ़ाने के लिए, केवल कक्षाओं को पढ़ाने के लिए कक्षा का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट और संचार माध्यमों के उपयोग से शिक्षा प्रदान करने के लिए, केवल पुस्तक वितरण के लिए। तो इस शिक्षा में पुस्तक वितरण ई कंटेंट का मतलब हो गया, वो ई कंटेंट का मतलब से बोल रहा है, ये पुस्तक वितरण से तो नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं है आपका, ठीक है। केवल शैक्षिक योजनाओं की घोषणा के लिए ई शिक्षा का उपयोग ये है क्या? जैसे आप ये दीक्षा देखा आपने, ठीक है, जैसे ऐप आ गया आपका, दीक्षा ऐप आ गया, दीक्षा राइज आपके राजस्थान के अंदर आ गया, कल हमने पढ़ा था। क्या उसका उद्देश्य ये है कि शैक्षणिक योजना की घोषणा कर दी जाती है उस ऐप के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर। दीक्षा आपने देखा होगा 2017 के अंदर लॉन्च हुआ था, 5 सितंबर 2014 को। वेंकैया नायडू के समय आपका बात करें, उपराष्ट्रपति थे, उनके द्वारा घोषणा की गई थी। कल ही हमने पढ़ा है। शिक्षण अधिगम के नवाचार की यदि आप क्लास देखना चाहते हो, शिक्षण अधिगम की नवाचार, शिक्षण अधिगम के नवाचार, तो कल ही अपनी क्लास हुई है दोस्तों। और इसी माइनर टेस्ट 12 के अंदर यहाँ से शिक्षण अधिगम नवाचार से आपके 19 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कल अपनी क्लास हुई थी वहाँ पर, जहाँ पर अपने दीक्षा पढ़ा था, हमने दीक्षा राज वगैरह पढ़े थे, ठीक है, शिक्षा वाणी वगैरह पढ़े थे, वो सारे के सारे अभी आपके आने वाले हैं, इस क्लास के अंदर भी आने वाले हैं, और वहाँ पर भी हमने अच्छे से डिटेल से आपको पढ़ाया है।
ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि इंटरनेट और संचार माध्यमों के उपयोग से शिक्षा प्रदान करने के लिए इस शिक्षा सेवा का आरंभ की गई है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये 4-5 क्वेश्चन है, इसे देखो। ई पंजीकरण, ये सारे सारे लाइब्रेरी बेच क्वेश्चन है, क्योंकि याद करवाने के लिए लाइब्रेरी बेच में प्रत्येक क्वेश्चन दिया जाता है। तो ई पंजीकरण यानी ई रजिस्ट्रेशन सेवा के अंतर्गत कौन कौन सी सुविधाएं नागरिकों को प्रदान की जाती है? कौन कौन सी सेवाएं हैं जो नागरिकों को प्रदान की जाती है, बताओ भाई। संपत्ति का पंजीकरण, स्थानांतरण, स्टाम्प ड्यूटी जमा करना, केवल शिक्षा उपलब्ध कराना नहीं, केवल स्वास्थ्य सेवाएं नहीं, केवल वाहन पंजीकरण नहीं, संपत्ति पंजीकरण, स्थानांतरण और स्टाम्प ड्यूटी जमा कराना ई पंजीकरण का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर चाहिए। ये नागरिकों को सेवाएं प्रदान की जाती है किसके माध्यम से? ई पंजीकरण के माध्यम से। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई शासन यानी ई शासन सचिवालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? ई शासन सचिवालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? शासन के विभिन्न घटकों के बीच सूचना का आदान प्रदान करना, शासन के विभिन्न घटनाओं के बीच सूचना का आदान प्रदान करना, नागरिकों को सेवाएं प्रदान करना नहीं, केवल पुलिस रिकॉर्ड बनाए रखना नहीं, सरकारी कर्मचारियों की भर्ती करना भी ई शासन सचिवालय का काम नहीं है। शासन के विभिन्न घटकों के बीच सूचना का आदान प्रदान करना है किसका काम है? आपका ई शासन सचिवालय का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? ई पुलिस सेवा निम्न में से कौन सा कार्य शामिल नहीं है? ई पुलिस सेवा के अंदर कौन सा कार्य शामिल नहीं है? देखो, पुलिस अधिकारियों का रिकॉर्ड रखना भी ई पुलिस सेवा के अंदर है। ठीक है, पुलिस जितने भी पुलिस अधिकारी है उनका पूरा का पूरा रिकॉर्ड आप इसके ऊपर आपको मिल जाएगा। अपराधियों का रिकॉर्ड रखना भी इसके अंदर शामिल है, यानी जितने भी जो बड़े बड़े अपराध वगैरह है उनके एक जैसे हम स्कूल के अंदर पोर्टफोलियो बनाते हैं, प्रत्येक विद्यार्थी को अलग अलग बनाते हैं ना पोर्टफोलियो, उसी प्रकार एक रिकॉर्ड रखा जाता है। उसको ये पुलिस के बाद ऊपर जितने अपराधी है उनका रिकॉर्ड रखा जाता है कि मोस्ट अपराधी है। ऑनलाइन FIR दर्ज करवाना, आजकल ऑनलाइन FIR भी आप दर्ज करवा सकते हो घर पर बैठे बैठे आराम से। नागरिकों को शिक्षा की सुविधा, यानी रिकॉर्ड है आपका पुलिस शिक्षा सुविधा से कोई मतलब ही नहीं है आपका, तो वैसे गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। अब देखो, निम्न में से कौन से लाभ ई गवर्नमेंट से प्राप्त होते हैं? यानी ई शासन से कौन कौन से लाभ होते हैं? ये सारा ई शासन चल रहा था अब तक, पूरा डिटेल से पढ़ा है हमने MCQ के माध्यम से। तो निम्न में से कौन कौन से लाभ ई गवर्नमेंट यानी ई शासन से प्राप्त होते हैं? सरकार और आमजन के बीच की दूरी कम होना, बिल्कुल राइट। सरकार और आमजन के बीच दूरी बहुत कम हो जाती है, आप आसानी से ऑनलाइन अपने काम करवा सकते हो घर बैठे बैठे, जैसे पंजीकरण वगैरह जो भी होता है आपका जमादारी, ठीक है, सारे आप ऑनलाइन माध्यम से करवा सकते हो। बिल्कुल सत्य है आपका, बिल्कुल लाभ है इसका। दूसरे की बात करें, नागरिकों को अविलंब एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध होना, बिल्कुल राइट, यानी उनको समय नहीं लगता। यदि पहले क्या होता था ऑफलाइन सिस्टम के अंदर आपको जाना पड़ता था जयपुर ऑफिस के अंदर, यानी आप बात करते हो वहाँ पर आपका काम है राजधानी के अंदर तो वहाँ पर, सीकर आपका कोई काम है तो सीकर, जयपुर का आपका काम है तो जयपुर, जोधपुर आपका काम है तो जोधपुर जाना पड़ता था। लेकिन आजकल आप क्या करते हो, गुणवत्तापूर्ण यानी अविलंब, यानी समय कम लगता है तो ई गवर्नमेंट्स के माध्यम से, और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिल जाती है, आपका काम घर बैठे बैठे हो जाता है मित्र के माध्यम से। बिल्कुल आप है। सरकार के विभिन्न विभागों के बीच सामंजस्य स्थापित होना, आप किसी भी विभाग के अंदर अलग से पोर्टल बना हुआ आपका, अलग से उस पोर्टल के ऊपर आप जा सकते हो, ठीक है, इस शासन के माध्यम से उस पोर्टल पर उस समाज से जुड़ी आप जानकारी ले सकते हो, उस समाज से जुड़ी कोई भी शिकायत है वहाँ पर आप कर सकते हो। तो बिल्कुल लाभ है ये भी आपका। पद सोपानिक क्रम में कार्मिकों और अधिकारियों के बीच की जुड़ाव और संबंध मौजूद होना, बिल्कुल राइट, ये भी इसका लाभ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे लाभ है किसके? ई गवर्नमेंट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ई मित्र के माध्यम से राजस्थान सरकार की कितनी सुविधाओं को ई पोर्टल से जोड़ा गया? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पूछा जा चुका है, ठीक है भाई। कितनी सेवाओं को ई पोर्टल से जोड़ा गया ई मित्र के माध्यम से? 150 से अधिक सेवाएं हैं, 250 से अधिक सेवाएं हैं, 450 से अधिक सेवाएं हैं, या 600 से अधिक सेवाएं जिनको ई मित्र के माध्यम से जोड़ा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 450 से अधिक सेवाओं को ई मित्र के माध्यम से जोड़ा गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये ई मित्र क्या आपका? राजस्थान सरकार द्वारा सरकार के विभिन्न कार्यों से लाभान्वित होने के लिए बनाई गई एक ई गवर्नेंस योजना है ई मित्र। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन ई वाणिज्य यानी ई कॉमर्स के बारे में असत्य कथन? बताओ भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा कथन ई वाणिज्य के बारे में असत्य कथन है? ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। इंटरनेट के माध्यम से वस्तु या सेवा का क्रय या विक्रय ई कॉमर्स कहलाता है। भाई इंटरनेट के माध्यम से बात करें वस्तु का क्रय विक्रय या क्या कहलाता है आपका? ई कॉमर्स कहलाता है। तो बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य है।
बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में व्यापार केवल उपभोक्ताओं के बीच होता है? नहीं, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल आपका ये आपका सत्य कथन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 ये किसके मध्य होता है? आपका बिजनेस टू बिजनेस के मध्य होता है आपका, यानी जिसकी बात करें IndiaMart.com एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं आपका, बिजनेस टू बिजनेस के मध्य होता है, बिजनेस के मध्य होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम? IndiaMart.com, IndiaMart.com सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन देखो बात करते हैं आपकी जैसे उपभोक्ताओं के बीच कौन सा होता है, यानी व्यापार केवल उपभोक्ताओं के बीच होता है। तो उपभोक्ताओं के बीच कौन सा होता है आपका? कस्टमर टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर। जैसे हम बात करते हैं ओलेक्स, ओलेक्स पर आप लेते हो ना OLX.com, ओलेक्स में क्या लेते हो आप? जैसे स्कूटी होती है जो आप कस्टमर आप सौदा कर सकते हो। ये वाणिज्य की बात करें, कोई मान लीजिए आपको कुछ बेचना हो तो आप OLX पर उसकी फोटो डाल देते हो, फिर आपसे कस्टमर आपको फ़ोन करता है कि मुझे एक चीज़ चाहिए, तो आप कस्टमर से कस्टमर जोड़ सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो गया आपका? OLX जो उपभोक्ताओं के बीच होता है। बिजनेस टू बिजनेस यानी बिजनेसमैन के मध्य होता है, जैसे IndiaMart.com, ठीक है, वहाँ पर होता है। तो आपका ऐसा कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। देखो कस्टमर टू कस्टमर मॉडल में ग्राहक अन्य ग्राहक से वस्तु या सेवा बेचते हैं, बिल्कुल राइट, ये आपने देखा होगा। एग्जाम्पल हमने देख लिया आपका। कॉमर्स में व्यवसाय गतिविधि मोबाइल डिवाइस के माध्यम से की जाती है, बिल्कुल मोबाइल डिवाइस के माध्यम से की जाती है, बिल्कुल सत्य है आपका, ठीक है। एक और होता है इसमें बिजनेस टू कस्टमर, भाई एक और होता है आपका बिजनेस टू कस्टमर भी होता है इसके अंदर, भाई वाणिज्य के अंदर बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर यानी कि बात करें बिजनेस टू कस्टमर, यानी एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, अमेजोन हो गया आपका, अमेजोन हो गया। ये किसके बारे में? बिजनेस टू बिजनेस आपके वाणिज्य कॉमर्स के बारे में पूछा जाता है। हमें पूछा गया था असत्य कथन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका असत्य कथन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन और पूछा गया था आपका, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, ई वाणिज्य के चरण पूछे जाते हैं। ई वाणिज्य के चरण कितने हैं? ई वाणिज्य के चरण, तो चरण की बात करें दोस्तों, चरण कितने आपके? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो पहला चरण आपका रेनोवेशन, यानी आप बात करें पुनर्खोज, इंग्लिश में ज़्यादा याद करना दोस्तों, पुनर्खोज यानी कि बात करें रेनोवेशन। दूसरा चरण कौन सा आपका? भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण यानी कि बात करें आपकी ग्लोबलाइजेशन। तीसरा बात करें आपकी व्यवसायीकरण, व्यवसायीकरण की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका? कॉमर्शियलाइजेशन, कॉमर्शलाइजेशन स्पेलिंग देख लेना दोस्तों, व्यवसायीकरण। तो ये वाणिज्य की बात करें ई कॉमर्स के कितने चरण आपके? 3 चरण है। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, तो ये पूछा जा सकता है कौन सा चरण में नहीं है भाई? ई कॉमर्स की बात करें, ई वाणिज्य में कौन सा चरण शामिल नहीं है? तो आपको पुनर्खोज देखने को मिलेगा, भूमंडलीकरण देखने को मिलेगा, व्यवसायीकरण देखने को मिलेगा, और एक कौन सा अन्य शब्द आ जाएगा वहाँ पर। तो आप इन चीज़ों को याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका फर्स्ट ग्रेड के अंदर तो पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन, तो आपके भी आ सकता है। तो इसको याद करना दोस्तों कि पुनर्खोज, भूमंडलीकरण, व्यवसायीकरण, ठीक है। ये वाणिज्य के कितने चरण आपके? 3 चरण है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्या क्वेश्चन आपका देखिए, ई बैंकिंग में निम्न में से किसका उपयोग मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर EFT के लिए किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के लिए EFT के लिए किया जाता है। ई बैंकिंग की बात करें, इंटरनेट का उपयोग करके बैंकिंग संबंधी सर्विस को प्रयोग में लाना ई बैंकिंग कहलाता है, ठीक है। ये तो आपको समझ हो गया। द NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, POS सिस्टम, USSD सिस्टम या M-PIN। तो यहाँ पर देखो बात करते हैं दोस्तों, राइट आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के लिए किसका उपयोग किया जाता है? EFT का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बात करते हैं देखो शब्दावली से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। POS सिस्टम क्या होता है आपका? एक ऐसी प्रणाली जो बिक्री, लेन देन के रूपों जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि की स्वीकृति करने की सुविधा प्रदान की जाती है POS सिस्टम के अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है आपकी? बिक्री,
बिक्री, लेन देन के कई रूपों, जैसे बात करें हम आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि की स्वीकृति या गणना की सुविधा प्रदान करती है, प्रदान करता है या करती है। कौन सा सिस्टम? पीओएस सिस्टम। सीधा सा आप याद करना, जैसे मोबाइल पीओएस सिस्टम होता है, टैबलेट पीओएस सिस्टम होता है, ठीक है, ओपन सोर्स पीओएस सिस्टम होता है, टर्मिनल पीओएस सिस्टम होता है आपका, स्वयं कृषक पीओएस सिस्टम होता है आपका। तो यार यूएसएसडी सिस्टम क्या आपका? ये मोबाइल संचार प्रोटोकॉल है। ये क्या आपका? मोबाइल संचार प्रोटोकॉल क्या है दोस्त? मोबाइल संचार प्रोटोकॉल आपका, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है आपका? इसका उपयोग किसमें होता है? जैसे बैंकिंग और टेलीफोन सेवाओं हेतु किया जाता है। बैंकिंग और टेलीफोन की सेवाओं में क्या किया जाता है आपका? यूएसएसडी सिस्टम का उपयोग किया जाता है। जैसे एम पिन बदलना, इसका उपयोग जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, एम पिन बदलना, इसका उपयोग किसी सिस्टम से होता है आपका? यूएसएसडी सिस्टम से होता है आपका, ठीक है। प्रीपेड फोन का बैलेंस चेंज करना, जो आपका प्रीपेड फोन है इसका बैलेंस चेंज करना, ठीक है। ओटीपी जनरेशन करना आदि किसके काम आपकी? यूएसएसडी सिस्टम के काम है। तो ये आपको याद होनी चाहिए। इस प्रकार के पूछे जा सकते हैं कि इनका उपयोग किसमें किया जाता है, ठीक है। एम पिन को चेंज करना किसमें आता है आपका? यूएसएसडी सिस्टम के अंदर आता है। पीओएस सिस्टम हमने देख लिया, जो बिक्री हो गई, लेन देन के कई रूपों, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि की स्वीकृति और गणना की सुविधा प्रदान करना किसका काम है आपका? पीओएस सिस्टम का काम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट बैंकिंग में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फुल फॉर्म आ जाती है आपकी। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था रीट 2022 में, जो इंटरनेट बैंकिंग में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली से, यानी क्वेश्चन पूछा गया था फुल फॉर्म। यहाँ पर याद कर लेते हैं एक बार, एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ मैं। यहाँ पर देखो इंटरनेट बैंकिंग शब्दावली की बात कर लेते हैं। किसकी? शब्दावली की बात कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है। यानी बात करें, जैसे अभी हमने पहला देखा आपका ऑप्शन एनईएफटी की फुल फॉर्म क्या आपकी? तो यार क्या हो जाएगा अभी? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। जैसे RIGS रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, ठीक है। वैसे बात करें हम आपका IMPS, तो आ जाएगा इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, ठीक है। जैसे आपका भीम हो गया, आपका भीम की फुल फॉर्म पूछी गई थी लास्ट टाइम 2022 में। तो भीम क्या था आपका? भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये क्वेश्चन आपका लास्ट टाइम पूछा गया है दोस्त। इसके अलावा UPI आता है आपका, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये चारों पांचों शब्द आपको ये याद होने चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपकी 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म पूछा जा सकती है। लास्ट टाइम आपका भीम पूछा गया था। क्या पूछा गया था दोस्त? भीम पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? लर्निंग किस विद्या में प्रशिक्षक और प्रशिक्षु वास्तविक समय में इंटरेक्ट करते हैं, भले ही वो भौतिक रूप से दूर दूर हो। चाहे भौतिक रूप से यानी पास ना हो, एक जयपुर के अंदर हो, एक कोटा के अंदर हो, यानी भौतिक रूप से दूर दूर हो गए ना, ठीक है।
तो प्रशिक्षक और प्रशिक्षु वास्तविक समय में इंटरेक्ट करते हैं, जैसे विषमकालिक, समकालिक, शुद्ध ऑनलाइन, स्वाध्यान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका समकालिक। एक समय में इंटरेक्ट करते हैं आपके, भले ही भौतिक रूप से दूर हो, यानी ई लर्निंग की बात कर रहा है आपका। शुद्ध देखो विषमकालिक क्या हो गया आपका, विषमकालिक हो गया प्रशिक्षु एवं प्रशिक्षु भौतिक रूप से दूर दूर होते हैं तथा उनमें मध्य वास्तविक समय में अन्योन्य क्रिया नहीं होती। यानी ये क्या होता है आपका, यदि वास्तविक समय में अन्योन्य क्रिया नहीं होती, वास्तविक समय में अन्योन्य क्रिया नहीं होती, क्रिया नहीं, यानी प्रशिक्षक और आपके प्रशिक्षु भौतिक रूप से क्या होते हैं आपके इसमें, भौतिक रूप से तो दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं जैसा कि होते हैं। तो ये वास्तविक समय में अन्योन्य क्रिया नहीं होती, वो तो क्या कहलाता है समकालिक, और वास्तविक समय में अन्योन्य क्रिया होती है वो क्या कहलाता है आपका समकालीन। शुद्ध ऑनलाइन बात करें, शुद्ध ऑनलाइन क्या हो गया आपका, ऑनलाइन लर्निंग में प्रशिक्षु कंप्यूटर के माध्यम से संचार कर अध्ययन सामग्री प्राप्त करता है। किसके माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से संचार सामग्री प्राप्त करता है, उसको क्या बोलते हैं, शुद्ध ऑनलाइन बोलते हैं। स्व अध्ययन यानी खुद अध्ययन करना, सेल्फ स्टडी, ठीक है। इसके अलावा आपके ये ई लर्निंग विद्या की बात करें, ई लर्निंग विद्या के लिए कुछ विद्या है, वहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया आपका ई लर्निंग से संबंधित, देखो प्रश्न दे रखा है आपका किस विद्या में, देखो किस विद्या में, तो ई लर्निंग से संबंधित विद्या ही आपकी विषमकालिक, समकालिक, शुद्ध ऑनलाइन, स्व अध्ययन, मिश्रित ई लर्निंग भी आ सकता है, वेब आधारित ई लर्निंग भी आ सकता है, कंप्यूटर आधारित ई लर्निंग भी आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये देखो अच्छा क्वेश्चन आपका, क्या क्वेश्चन दिया हुआ आपका, निम्न में से कौन सा लाभ ई लर्निंग से प्राप्त होते हैं, कौन कौन से लाभ है जो आपके ई लर्निंग से प्राप्त होते हैं, बताओ भाई कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। अध्ययनकर्ता अपनी गति में से बार बार प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल। अध्ययनकर्ता जो अपनी गति से बार बार क्या कर सकता है, प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल ई लर्निंग का लाभ आपका। यह आसान तथा कम खर्चीला होता है, बिल्कुल। ई लर्निंग क्या होता है आपका, ऑनलाइन माध्यम से आप पढ़ना, जैसे आप बात करते हो ऑफलाइन कोचिंग में आप फीस देने जाते हो 27,000, जैसे कलाम की लाइब्रेरी में बात करें फर्स्ट ग्रेड की अभी घोषणा हुई है, ठीक है, उसकी फीस कितनी रखी गई है आपकी 18,000 फीस रखी गई है, और टेस्ट सीरीज की 6,000 प्लस फीस रखी गई है। तो लाइब्रेरी बेच प्लस टेस्ट सीरीज होनी चाहिए मेरे हिसाब से वो, तो कितनी रखी गई आपकी 6,000 रखी गई। दूसरे पार्ट फेज 1 और फेज 2 आपने वीडियो देखा होगा, विवेक सर ने आपका वीडियो डाला था यूट्यूब पर। तो वो कम खर्चीला तो क्या है, आसान तो ऑनलाइन वाला ही हो गया, ऑफलाइन वाला तो ज़्यादा खर्चीला हो गया ना 18,000 रुपये। तो ई लर्निंग क्या होता है आपका, कम खर्चीला होता है, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 2 भी आपका लाभ है। प्रशिक्षण अपनी सुविधा अनुसार किसी भी समय प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल राइट। आप ऐप खोलो, कभी भी समय आप बात करें, कभी भी क्लास ले सकते हो, आपकी इच्छा है। अब जैसे मैं आपको ऑनलाइन ही आपके यूट्यूब के ऊपर आपको एक कंटेंट करवा रहा हूँ, ठीक है, आपकी इच्छा है आप देखोगे, और फिर आप 2 दिन बाद में देख सकते हो, 3 दिन बाद में आप देख सकते हो, ठीक है, एक तरह से। तो ये भी आपका ई लर्निंग का बहुत अच्छा लाभ है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अप्रोच सभी, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। हानियाँ भी होती है भाई दोस्त, लाभ ही लाभ नहीं होता। हानियाँ क्या है, देखो इनमें से कौन सी हानियाँ ई लर्निंग से संबंधित है। प्रशिक्षु को कंप्यूटर की आधारभूत जानकारी होना आवश्यक है, यदि आधारभूत जानकारी नहीं है तो वो ई लर्निंग नहीं कर सकता अच्छी तरीके से, तो ये आपकी कमी है, बिल्कुल राइट। प्रशिक्षण की क्रियाविधि यानी बैंडविड्थ तथा ब्राउजर के कारण सीमित हो जाती है, बिल्कुल। प्रशिक्षु का मूल्यांकन तथा पुनर्निरीक्षण सीमित होता है, यानी मूल्यांकन इतना अच्छा नहीं हो पाता ई लर्निंग के माध्यम से, ठीक है। आप कभी देखते हो क्लास, कभी नहीं देखते हो, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपकी तीनों की तीनों हानि है, तो अप्रोच सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो आपके ये आपके ई लर्निंग के भारत सरकार के प्रमुख प्रयास है, यहाँ पर कितने प्रयास किए गए वो सारे के सारे मैंने क्वेश्चन लिए यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए आपके, तो याद करना दोस्तों। एडोसेट तो हमने पहले पढ़ा आपका, एडोसेट 2004 में जब हमने ICT शुरू में हमने क्लास ली थी, तभी मैंने एडोसेट के बारे में बताया था। तो भारत का पहला क्या है और कब प्रक्षेपित किया गया, तो ये शिक्षा का पहला राष्ट्रीय टीवी चैनल है, 2005 में प्रक्षेपित किया गया। शिक्षा का पहला शैक्षिक उपग्रह है जो 20 सितंबर 2004 को प्रक्षेपित किया गया। शिक्षा का पहला रेडियो नेटवर्क है तो 2003 में प्रक्षेपित किया गया। शिक्षा का पहला ऑनलाइन पोर्टल है तो 2004 में प्रक्षेपित किया गया। तो राइट आंसर क्या जगह दोस्तों आपका, तो राइट आंसर जगह आपका शिक्षा का पहला शैक्षिक उपग्रह कौन सा था आपका, एडुसेट था। और राजस्थान भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट था, ठीक है। ये सब चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं पहली क्लास के अंदर। ICT की यदि पहली क्लास नहीं देखी तो देख लेना। तो शिक्षा का पहला शैक्षिक उपग्रह कौन सा है, एडुसेट है, और इसे 20 सितंबर 2004 को प्रक्षेपित किया गया था। ये डेट भी याद कर लेना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा,
ठीक है। और कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था आपका, श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किया गया था, ये सभी को पता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान दर्शन क्या है और किसके माध्यम से प्रसारित किया जाता है, ज्ञान दर्शन की बात करते हैं। तो ज्ञान दर्शन आप हमने कल ही पढ़ा था आपका, ज्ञान दर्शन कब लॉन्च किया गया था, ज्ञान दर्शन आपका कितने जून को लॉन्च किया गया था बताओ भाई। शैक्षिक टीवी चैनल, दूरदर्शन भारती, रेडियो नेटवर्क, ऑल इंडिया रेडियो, ऑनलाइन पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मोबाइल ऐप, एनसीईआरटी, बताओ भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो शैक्षिक टीवी चैनल है दूरदर्शन भारती पर प्रसारित किया जाता है, यानी प्रचारित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज्ञान दर्शन के बारे में मैंने बात की थी और अच्छे से मैंने आपको बताया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ज्ञानवाणी सेवा किस माध्यम से प्रदान की जाती है, ज्ञानवाणी। तो ज्ञानवाणी की हमने बात की थी, ज्ञानवाणी कब शुरू हुआ था आपका, 11 मई 2020 को शुरू हुआ था। देखो एफएम रेडियो चैनल था ये आपका, 55 मिनट का, कितने मिनट का, 55 मिनट का। कल ही हमने पढ़ाया नवाचार, तो यहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो ज्ञानवाणी सेवा किस माध्यम से प्रदान की जाती है, टीवी चैनल नहीं, शैक्षिक रेडियो चैनल आपका एफएम रेडियो चैनल है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दीक्षा। देखो दीक्षा की फुल फॉर्म पूछी गई थी लास्ट टाइम 2022 के अंदर, फुल फॉर्म पूछी गई थी, मैंने कल भी कराया होगा। दीक्षा एप्लीकेशन का पूरा नाम क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, मोबाइल पर घर बैठे पढ़ाई करना इसका मुख्य उद्देश्य है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कल ही करवाया मैंने क्वेश्चन, नवाचार वाली क्लास देख लेना, नवाचार वाली कक्षा देखनी है, कल वाली देखनी है आपको। ठीक है, कल वाली और परसों वाली दोनों देखनी है, 2 क्लासें हो जाएगी आपकी, 3 पार्ट में करवाया नवाचार आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चलो इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं। आप देखिए इस क्वेश्चन को, निष्ठा का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है। देखो लास्ट टाइम फर्स्ट ग्रेड के अंदर इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, फुल फॉर्म पूछी गई थी इसकी। ठीक है, तो निष्ठा की सबसे पहले तो आपको निष्ठा आ गया, तो निष्ठा का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। फुल फॉर्म क्या है आपकी, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए सबसे पहले। इसका मुख्यतः किसके लिए किया जाता है, केवल छात्रों के लिए पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए, शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण और छात्रों के लिए शिक्षण सामग्री प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, ई पाठशाला एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो ई पाठशाला एप्लीकेशन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। सभी कक्षाओं की पाठ्य वस्तु डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराना और प्रतियोगिताओं कार्यशालाओं में भाग लेना संभव बनाना, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको यदि एनसीईआरटी की बुक चाहिए, आपको आरबीएसई की बुक चाहिए, तो आप ई पाठशाला पर जा सकते हो, किसी भी कक्षा की आप डाउनलोड कर सकते हो, ऐप एप्लीकेशन पर जाइए डाउनलोड कर सकते हो, बार बार पीडीएफ मांगने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ई पाठशाला के ऊपर जाके आप प्ले स्टोर में जाइए, यदि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, यदि एनसीईआरटी में कोई भी डाउट होता है, यदि आप गाइड पढ़ते हो, आपको ये देखना है कि कोई एनसीईआरटी में क्या लिखा होगा, कोई डाउट आए, तो आप बाकायदा आप किसी भी क्लास की बुक यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो ई पाठशाला पर। ठीक है, पेंट भी निकलता था, आजकल पता नहीं, पहले तो पीडीएफ भी डाउनलोड होती थी, ये कंटेंट पूरा उपलब्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोक मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्स की बात करें, मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्स मोक के लिए कौन सा कथन सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। देखिए क्या है दोस्तों, ये केवल भारत में उपलब्ध मुक्त शिक्षा का कार्यक्रम है, नहीं, ये सिर्फ भारत में उपलब्ध मुक्त शिक्षा का प्रचार नहीं है, आपका गलत हो जाएगा ये आपका। ठीक है, इसे 2008 में जॉर्ज सीमेंट और स्टीफन डाउन्स ने शुरू किया, बिल्कुल राइट। किसने किया 2008 में, जॉर्ज सीमेंस और स्टीफन डाउन्स ने शुरू किया, और उच्च शिक्षा, कार्यकारी शिक्षा और कर्मचारी विकास के लिए मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह केवल शिक्षक के प्रशिक्षण नहीं है, ठीक है, कार्यकारी कर्मचारी सभी के लिए। मौका उपयोग केवल मोबाइल एप्लीकेशन पर किया संभव है, नहीं। ठीक है, ये कैसा आपका एक वेब आधारित मुक्त दूरसंचार कार्यक्रम है। ठीक है, सीधा आपका कोर्सेरा प्लेटफॉर्म की बात करें,
प्लेटफॉर्म कौन कौन से इसके, जैसे आपका आ सकता है इंडेक्स, आ सकता है कोर्सेरा। कोर्सेरा इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम पूछा गया था कोर्सेरा, ये पूछा गया जा चुका है एग्जाम के अंदर, ठीक है। बाकी आगे वाले याद कर लो, इन ईडीएक्स है आपका, डेमी है आपका, ठीक है। शिवम फीचर भी आपका, शिवम फीचर, लर्न, ये सारे सारे प्लेटफॉर्म है किसके, मॉक के। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। ये एमआरएस भर्ती के अंदर पूछा भी जा चुका है, निम्नलिखित में कौन सा मॉक प्लेटफॉर्म है, तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। NMEICT का पूरा नाम क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, केवल उच्च शिक्षा के संस्थानों के लिए। नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT के माध्यम से शिक्षा को राष्ट्रीय मिशन बनाना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, इनकी फुल फॉर्म जरूर याद करना। ई विद्यावान, ई विद्वान की बात करें, ई विद्वान का मुख्य उद्देश्य क्या है, केवल छात्रों के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध कराना, नहीं नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। शोधकर्ता और विद्वानों का डिजिटल डेटाबेस तैयार करना और शोध कक्षाओं को जोड़ना ही ई विद्वान का मुख्य उद्देश्य है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेरोर नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्स किसके द्वारा डिजाइन किया गया, UGC द्वारा, NCERT द्वारा, MHRD द्वारा, AICTE द्वारा। ये सारे सारे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, NCERT द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। फुल फॉर्म आपकी दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। FOSSEE परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है के उपयोग को बढ़ावा देना और शिक्षण सामग्री जैसे ट्यूटोरियल्स, वर्कशॉप्स प्रदान करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका, ठीक है। यदि फुल फॉर्म पूछे तो FOSSEE की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, फुल फॉर्म आपका फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। तो ये भी याद कर लेना, साथ साथ फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। नेक्स्ट, NET का पूरा नाम क्या है, देखो फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है ना, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर्म, ये क्या गया पूरा एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन है, ये आपका एजुकेशनल है। टेक्नोलॉजी फॉर्म, नेशनल ई लर्निंग टेक्नोलॉजी फॉर्म, नेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर्म। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया ये भी आपका, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नई शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 में गठन की बात की गई है, इसका गठन की बात किसमें की गई, इसलिए ये पूछा जा चुका है। NEP 2020 में प्रावधान है इसका, इसलिए क्वेश्चन को पूछ लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, स्वयं प्लेटफॉर्म किन स्तरों के छात्रों के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है, कौन सी कक्षा के लिए करता है भाई ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ये मॉक हेतु एक भारतीय माध्यम है, नोट लगा के याद करना। मॉक हेतु भारतीय माध्यम कौन सा आपका, भारतीय माध्यम क्या आपका, स्वयं प्लेटफॉर्म। कौन सा प्लेटफॉर्म, स्वयं प्लेटफॉर्म, यानी स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो ये केवल स्कूली कक्षा के लिए है आपकी, तो स्कूल से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक है आपका। तो राइट आंसर क्या जगह, ऑप्शन नंबर 3, यानी स्कूल कक्षा से लेकर आपका स्नातकोत्तर कक्षा तक आपके स्वयं प्लेटफॉर्म का तैयार किया गया। आपका मॉक हेतु भारतीय माध्यम है और फुल फॉर्म पूछे इसकी स्वयं की, तो क्या हो जाएगी दोस्तों आपका, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव
लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। याद करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयंप्रभा। देखो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। शिक्षा सामग्री किस माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाई जाती है? इंटरनेट पोर्टल के माध्यम से, ठीक है, मोबाइल ऐप के माध्यम से, डीटीएच यानी स्वयंप्रभा। हमने चैनल पढ़ा था आपको पहले क्लास के अंदर, बताया था आपका स्वयंप्रभा चैनल, ठीक है। तो ये डीटीएच है, डायरेक्ट टू होम चैनल के ऊपर पहुंचा जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 40 उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षित चैनल प्रदान करने की एक पहल है। कितने चैनल टोटल? 40 है, ठीक है। कुल चैनल की बात करें, आपने देखा होगा डीटीएच पर टेलीविजन के ऊपर चलता रहता है। नेक्स्ट, सारांश प्लेटफॉर्म की बात करते हैं दोस्तों। सारांश प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। केवल डिजिटल लाइब्रेरी बनाना नहीं, छात्रों की प्रगति निगरानी कर उपचारात्मक उपाय उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये EMRS के अंदर पूछा जा चुका है, भर्ती के अंदर, सारांश प्लेटफॉर्म का। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, साक्षात इन ओपन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल का प्रारंभ किया गया था। ओपन स्टॉप यानी साक्षात है आपका वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल का भी प्रारंभ किया गया था 15 अगस्त 2005, 30 अक्टूबर 2006, 1 जनवरी 2007, 5 जून 2008। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 अक्टूबर 2006 को ये लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? ई यंत्र या यंत्र हो गया आपका। ई यंत्र परियोजना मुख्यतः किस क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है? कौन से क्षेत्र में बनाने के लिए? रोबोटिक्स और एम्बेडेड सिस्टम, केवल डिजिटल लाइब्रेरी, मोबाइल एप्लीकेशन प्रशिक्षण, केवल शिक्षण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रोबोटिक्स एंड एम्बेडेड सिस्टम के लिए ई यंत्र परियोजना चलाई गई। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्चुअल लैब के बारे में असत्य है? वर्चुअल लैब के बारे में असत्य कथन कौन सा आपका, ये हमें बताना है। ये इंटरेक्टिव सिमुलेशन एनवायरनमेंट प्रदान करता है। तो बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य है वर्चुअल लैब। इसमें छात्र अपने उत्तर रिकॉर्ड कर सकते हैं और आंकड़े एकत्र कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल सत्य है। इसका उपयोग केवल मोबाइल गेमिंग के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? केवल मोबाइल गेमिंग में किया जाता है। गलत। ऑप्शन नंबर 4, केवल मोबाइल गेमिंग में इसका उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। अत्याधुनिक कंप्यूटर सिमुलेशन तकनीक का उपयोग होता है। सीधा पूछे वर्चुअल लैब के अंदर किसका उपयोग होता है? अत्याधुनिक कंप्यूटर सिमुलेशन तकनीक का उपयोग होता है। बिल्कुल सत्य। तो मैं असत्य पूछा तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्चुअल लैब के बारे में क्वेश्चन अच्छा पूछा गया क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये देखिए आपका, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी NDL उद्देश्य बताइए, समझाइए, यानी मिलाइए, सॉरी समझाइए क्या उद्देश्य बनाए। ये उद्देश्य कौन कौन से हैं हमें बताने। एकल खिड़की खोज सुविधा, बिल्कुल एकल खिड़की खोज सुविधा आपका उद्देश्य है। राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी की बात करें। शिक्षक प्रशिक्षण एप्लीकेशन है? नहीं, शिक्षण प्रशिक्षण एप्लीकेशन नहीं है ये आपका। डिजिटल पुस्तकालय संसाधन है? बिल्कुल राइट। तो एक और पहला उद्देश्य चाहिए, तीसरा उद्देश्य चाहिए। तो 1 और 3 चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। QR कोड से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया आपका। QR कोड के उपयोग के लिए कौन कौन सा कथन चाहिए? QR कोड के उपयोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। छात्रों को डिजिटल संसाधनों तक पहुंच देना, बिल्कुल राइट। अभिभावकों को सामग्री का उपयोग में सक्षम बनाना, बिल्कुल राइट। NCERT पाठ्य पुस्तकों के अध्यायों के साथ एकीकृत करना, बिल्कुल राइट। आजकल देखा हुआ NCERT में प्रत्येक क्वेश्चन यानी प्रत्येक पेज के ऊपर एक QR कोड बना होता है आपका, इस प्रकार का 3 ही होते हैं आपके। जैसे मैं चित्र बनाना चाहूँ, यहाँ पर टीम की होती है, यहाँ पर टीम की होती है, यहाँ पर टीम की, एक कोना खाली होता है
उसके अंदर विभिन्न डिजाइन होती है आपकी, ठीक है। ये QR कोड होता है, तो हर पेज के ऊपर NCERT की बुक के ऊपर, यदि आप पढ़ते हो NCERT तो आपने देखा होगा। केवल प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाने के लिए नहीं, तो आपका 1, 2, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड का उद्देश्य क्या है? सभी कॉलेजों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करना? नहीं, आजकल आपने देखा होगा सभी कॉलेजों के अंदर डिजिटल बोर्ड लग चुके हैं। तो सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए स्मार्ट कक्षा स्थापित करना ही ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड का उद्देश्य है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए स्मार्ट कक्षा स्थापित करना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? तो ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड उद्देश्य के अंदर आता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकल प्लेटफॉर्म के लिए असत्य है? एकल प्लेटफॉर्म के लिए असत्य है, ये मैं बताना है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी आपका। यह डिजाइन और क्रिएटिविटी शिक्षा को ऑनलाइन माध्यम से बढ़ावा देता है? तो बिल्कुल देता है, बिल्कुल सत्य है आपका। इसे राष्ट्रीय डिजाइन शिक्षा कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया, बिल्कुल राष्ट्रीय डिजाइन शिक्षा कार्यक्रम के लिए विकसित किया गया, विकल्प को बिल्कुल सत्य है। इसका उपयोग केवल प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करवाने के लिए किया गया? नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपकी कक्षाओं में बात करें, इनका उद्देश्य क्या है? डिजाइन और शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है, नहीं कि आपकी प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाना, तो गलत हो जाएगा। यह शिक्षण सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध करवाता है, क्या करवाता है? आपका ऑनलाइन शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराता है, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। ई आचार्य प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? ई आचार्य प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्त? अंग्रेजी भाषा पर आधारित शिक्षण सामग्री प्रदान करना? नहीं। आचार्य किसका काम करता है? आपका योग का काम करता है। संस्कृत और भारतीय ज्ञान परंपरा, वेद, दर्शन, योग पर आधारित डिजिटल कार्यक्रम उपलब्ध कराना किसका काम है? आपका ये आचार्य का काम है, ठीक है, शब्द से पता चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। सारे के सारे मैंने करवा दिए, जितनी भी पहल भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, ठीक है, ई लर्निंग के माध्यम से जितनी भी पहल है वो सारे क्वेश्चन करवाए। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा जहाँ से क्वेश्चन नहीं आया। जो लाइब्रेरी में ऐसे ले लिया, जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन ले लिया। NAD नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी के निम्न कौन कौन से लाभ हैं, यानी लाभ कौन कौन से हैं, ये मैं पूछा गया। कौन कौन से लाभ है भाई? छात्रों की शैक्षणिक डिग्री, प्रमाण पत्र, डिप्लोमा और मार्कशीट का डिजिटल संग्रह करना इसका मुख्य लाभ है, बिल्कुल है। फर्जी डिग्री और प्रमाण पत्र ऊपर अंकुश लगाना भी इसका मुख्य उद्देश्य है, बिल्कुल राइट। अभी बहुत कम लगा, लेकिन लग रहा है धीरे धीरे। केवल ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना? नहीं, ये इसका उद्देश्य नहीं। डिजिटल स्टोर हाउस के माध्यम से सभी पुरस्कारों को एकीकृत करना, बिल्कुल राइट। तो 1, 2 और 4, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका EMRS में पूछा जा चुका है। पीछे वाला क्वेश्चन भी EMRS में पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेडियर का पूरा नाम क्या है? नेडियर का पूरा नाम क्या है दोस्तों, बताओ। नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 भारत में कब लागू किया गया था? तो बताओ भाई, ये अधिनियम कब लागू हुआ था? 17 अगस्त 2000 को, 17 अक्टूबर 2000 को, 15 जनवरी 2000 को, या 1 अप्रैल 2000 को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त आपका? 17 अक्टूबर 2000 को ये अधिनियम लागू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है आपका। निम्न में से कौन सा कथन वर्चुअल क्लासरूम के लिए असत्य है? वर्चुअल क्लासरूम के लिए असत्य कथन है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया आपका। यह ऑनलाइन शिक्षण वातावरण है, यह एक ऑनलाइन शिक्षण वातावरण है जहाँ शिक्षक द्वारा और छात्र इंटरनेट के माध्यम से जुड़ते हैं, बिल्कुल। क्लासरूम वर्चुअल लाइव क्लास देखते हो, लाइव फ्रॉम क्लास, तो बिल्कुल सत्य है। इसमें छात्रों को भावात्मक विकास और समय स्थान की अनुकूलता पर ध्यान दिया जाता है, बिल्कुल। कक्षा प्रबंधन केवल ऑफलाइन माध्यम से नहीं, ऑफलाइन माध्यम होगा ही नहीं, वर्चुअल क्लास है तो ऑनलाइन होगा आपका, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सत्य कथन है। इसमें लाइव लेक्चर्स, डिस्कशन और मूल्यांकन गतिविधियां शामिल होती है, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन हो रहा है आपका, आज का अंतिम क्वेश्चन यही है, और कल करेंगे फिर आगे क्वेश्चन हम। काफी पेज पढ़ चुके हैं आज हम। देखो, राजस्थान सरकार के ई लर्निंग प्रमुख प्रयासों में कौन कौन शामिल है? अब राजस्थान सरकार की बात करते हैं।
इतनी देर तो हमने भारत सरकार की बात कर रहे थे, जितने प्लेटफॉर्म चलाए गए थे वो राष्ट्रीय स्तर पर चलाए गए थे। अब राजस्थान सरकार में कौन कौन से ई लर्निंग प्रमुख प्रयासों में कौन कौन से शामिल है, तो क्लब कार्यक्रम शामिल है, क्लिक योजना भी शामिल है आपकी, ठीक है, क्लिक योजना भी आपकी शामिल है, राज ई ज्ञान पोर्टल भी शामिल है, मिशन समर्थ भी आपका शामिल है। कल पढ़ भी चुके हैं, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे पढ़ भी चुके हैं हम पहले। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। और कल करेंगे हम शानदार तरीके से अपने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से शुरुआत करेंगे। कल की बात करें पेज नंबर 47 से 9 स्तंभ पढ़ेंगे आपके डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो कल की क्लास के अंदर देखेंगे दोस्तों। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। इन सभी क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है दोस्त, इन सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम की लिंक नीचे दिया गया है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ पर जाके जुड़ सकते हो और इन क्वेश्चनों की एमसीक्यू की पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो। यदि पीडीएफ एमसीक्यू के माध्यम से देखना चाहो तो वीडियो के माध्यम से थोड़ा अच्छे कवर हो जाते हैं क्वेश्चन। और आपको क्लास कैसी लगी वो कमेंट के अंदर जरूर बताना, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो भी कमेंट के अंदर जरूर बताना, क्योंकि आप काफ़ी क्वेश्चन पढ़ चुके हो आपके, तो आपको कमेंट के अंदर ये चीज़ें आपको बताना है। चलिए दोस्तों, इसके साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।